Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram Integrated B.Ed College, 17 RB, Rising Nagar. Students, today we are going to discuss a famous poem by John Donne which is The Sun Rising, जो कि आपके BA B.Ed फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना कि आपकी जो पोइम का जो टाइटल है द सन राइजिंग, बेसिकली जो इसकी ओल्ड फॉर्म है उसके अंदर जो सन की जो स्पेलिंग आती है वो आती है SUNNE। मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए आपको कि आपका जो ओल्ड फॉर्म है जो जॉन डन ने लिखा था उसके अंदर उन्होंने सन की स्पेलिंग ये रखी थी, द सन राइजिंग। तो आप अपनी किताबों में ये स्पेलिंग देख पाएंगे। ओके, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको अपने सन ही लिखाता है, द सन राइजिंग। तो हमारी आज की जो पोइम है स्टूडेंट्स वो सन राइजिंग है और हमारे आज के जो पोइट हैं वो है जॉन डन। तो देखिए बहुत ही फेमस एंड बहुत ही एमिनेंट पोइट हैं, फिलोसफर हैं। ओके, हमारे जॉन डन। तो हम पोइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जॉन डन कौन थे, इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कौन सा था। ओके, और ये किस तरीके के पोइट थे, जैसे कि कुछ रोमांटिक पोइट्स होते हैं, विक्टोरियन पोइट्स होते हैं, तो उस तरीके से देखें कि जॉन डन किस तरीके के पोइट रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं अ शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन डन, और हम लेटर हाफ के अंदर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे द सन राइजिंग का स्ट्रक्चर, उसकी थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसको हम लाइन बाय लाइन बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं जॉन डन का लिटरेरी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। कैसी इनकी लाइफ रही है, कैसे इन्होंने लिखना शुरू किया था, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं, कौन कौन से इनके मेजर वर्क्स हैं स्टूडेंट्स, और ये क्यों इतने फेमस थे। अब आपको मैं बता दूं कि जॉन डन एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू जॉन डन। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये जॉन डन का एक पिक्चर है। ऊपर आप देख रहे हैं कि जॉन डन का जो बर्थ है 1572 के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो 1631 के अंदर हुई थी। तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो जॉन डन है बेसिकली ये एलिजाबेथन एज के थे। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान है ना कि विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ एलिजाबेथन एज, जिनका बर्थ 1564 को हुआ था, तो उनसे थोड़े साल बाद, इनके 8 साल बाद आप कहें कि जॉन डन का बर्थ होता है। ओके, और अगर अपने बात करें ये एक मेटाफिजिकल पॉइंट थे स्टूडेंट। क्या थे? मेटाफिजिकल पॉइंट थे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, मेटाफिजिकल टर्म सबसे पहले किसने यूज की, इस वर्ड को कॉइन किसने किया, और मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर स्पेशली होता क्या है, तो वो अपने इसी वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इनके बारे में। डन वॉज born into a Roman Catholic family at the time when the religion was illegal in England। अब देखिए इनका जो बर्थ हुआ था वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली के अंदर हुआ था, जो कि उस समय इंग्लैंड में एक इलीगल रिलीजन माना जाता था। ओके स्टूडेंट्स, रोमन कैथोलिक जो रिलीजन था उसको इंग्लैंड में उस समय इलीगल माना जाता था। मतलब जो भी उस धर्म को फॉलो करते थे तो उनको यहाँ तक भी ये था कि उनको डिग्री तक भी नहीं दी जाती थी कॉलेज से, उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता था। तो ये एक ऐसी फैमिली के अंदर पैदा हुए जिनको शुरू से ही रिलीजन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो थी, कंट्रोवर्सीज उनको फेस करना पड़ा। आगे देखते हैं। ये देखिए रोमन कैथोलिक फैमिली के अंदर इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बट बिकॉज ऑफ हिज फेथ ही कुडंट रिसीव अ डिग्री। अब ये एजुकेशन कहाँ से ले रहे थे? ऑक्सफोर्ड से ले रहे थे और कैम्ब्रिज से ले रहे थे। लेकिन वही जो शुरू में आपको बता चुका हूँ मैं
कि रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक रिलीजन की होने की वजह से क्या हुआ था, इनको डिग्री नहीं दी गई। इनको डिग्री देने से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने मना कर दिया। अब हालांकि ऐसा नहीं था कि जो रोमन कैथोलिक थे उनको डिग्री दी नहीं जाती थी, ओके, तो उनको एक ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी दिलाते थे। वो मैं अब अभी आगे डिस्कस करूंगा कि फिर उनको डिग्री कैसे मिलती थी। कि अगर मान लो वो रोमन कैथोलिक रिलीजन से हैं और इंग्लैंड में उस समय वो रिलीजन लीगल है, तो फिर तो उनको डिग्री ग्रेजुएशन की मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं था, डिग्री उनको मिलती थी, लेकिन एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस पूरा करने के बाद में, ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने के बाद में उनको वो डिग्री मिलती थी। तो हमारे जॉन डन ने क्या किया था, उस ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से मना कर दिया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, हिज ब्रदर वॉज अरेस्टेड फॉर हार्बरिंग अ कैथोलिक प्रीस्ट। अब इनके जो भाई थे उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि वो एक कैथोलिक प्रीस्ट को बचाने का कोशिश कर रहे थे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। एंड डाइड ऑफ बिबॉनिक प्लेग वाइल्स्ट इन प्रिजन। अब इनके ब्रदर जो कि एक प्रीस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में उन्हें जेल में डाला गया। किनको? इनके ब्रदर को। और वहां पर जेल के अंदर ही इनको बिबॉनिक प्लेग हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान है ना, बिबॉनिक प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है, रैट्स से फैलने वाली बीमारी है। तो उस बीमारी की वजह से इनके भाई की जेल के अंदर ही डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज एजुकेशन, कि इनकी एजुकेशन के समय और इनकी एजुकेशन के बाद में, डन स्पेंट मच ऑफ हिज कंसिडरेबल इनहेरिटेंस ऑन विमेन, लिटरेचर, पास टाइम्स एंड ट्रेवल। कि अपनी स्टडी के समय और अपनी स्टडी के बाद भी डन ने अपना बहुत सारा जो कीमती समय था वो किसको स्टडी करने में स्पेंड किया? विमेन्स पे स्टडी की उन्होंने, लिटरेचर पे स्टडी की, पास टाइम्स पे और ट्रेवल्स के अंदर उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। एट द एज ऑफ 25 ही वॉज अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगर्टन। ओके, थॉमस एजर्टन जो नाम का एक व्यक्ति था, उनका ये इनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, मतलब उनके वहां पे ये काम करने चले गए जब ये 25 साल के थे। एंड प्रॉम्प्टली इलॉप्ड विद हिज नीस। और ये उनकी जो नीस है, उनकी जो भांजी है, उसके साथ में ये भाग जाते हैं। ओके, मतलब जो एजर्टन थे ना, जो सर थॉमस एजर्टन जो थे, ये उन्हीं की जो नीस होती है उससे इनको प्रेम हो जाता है, उससे इनको प्रेम हो जाता है और ये उसके साथ भाग जाते हैं वहां से। दिस ruined his कैरियर। तो जब ये भाग लेते हैं और सीक्रेटली उनसे शादी भी कर लेते हैं ये, ओके, तो उनसे शादी करने की वजह से इनका जो पूरा कैरियर था ना स्टूडेंट्स, वो पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है इनका। एंड लेड टू अ स्पेल, यहाँ पे लिखा ना, लेड टू अ स्पेल इन प्रिजन, और इनको जेल भी जाना पड़ता है। एंड लाइफ ऑफ पॉवर्टी विद हिज न्यू वाइफ, और अपनी नई वाइफ के साथ में इनको गरीबी का जीवन जीना पड़ा। जॉन डन सर थॉमस एजर्टन के ऑफिस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनका पर्सनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इनको बनाया जाता है, और उन्हीं की नीड से इनको लव हो जाता है और उसको लेके भाग जाते हैं और सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। लेकिन बाद में इनको पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ओके, हालांकि जेल से बाहर तो आ गए ये, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बहुत ही गरीबी मतलब लाइफ के अंदर देखी इन्होंने। अब आगे देखिए, शी बोर हिम 16 चिल्ड्रन। अब समस्या ये थी कि उस समय लिख नहीं पा रहे थे। जॉन डन क्या था कि इन्होंने पोइट्री जो प्रोफेशन था इनका भी चला नहीं था, इनको भी इनकम नहीं हो रही थी, और ऊपर से क्या था, हर साल इनकी वाइफ को एक बच्चा हो रहा था। ओके, अब शी बोर हिम 16 चिल्ड्रन, अब 16 बच्चों की वो मां बन गई। डाइंग इन चाइल्ड बर्थ आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ मैरिज। शादी के 12 साल बाद जब वो अपने 16वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो वो मर जाती है। 12 साल के अंदर ही 16 बच्चे हो गए इसके। ही नेवर रीमैरिड। अब क्या था कि जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है ना, तो स्टूडेंट जॉन डन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। मतलब आप ये कहें ना कि बियॉन्ड इमेजिनेशन प्यार करता था अपनी वाइफ से। और इन्होंने अपने बच्चों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपनी वाइफ का कोई भुला नहीं पाए। तो इन्होंने कभी भी रीमैरिज नहीं की, क्योंकि वो अपने बच्चों को फिर बाद में लुक आफ्टर करते थे। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की।
डन हिमसेल्फ डाइड इन 1631। अब डाइड की डन की जो डेथ है खुद कब हो जाती है? 1631 में हो जाती है, प्रोबेबली ऑफ स्टोमक कैंसर। क्रिटिक्स ऐसा मानना है इनके बारे में कि शायद इनको स्टोमक कैंसर हो गया था जिसकी वजह से डन की डेथ हो जाती है। एट दैट टाइम ही हैड गिवन अप द कैथोलिक फेथ। अब इस समय तक उन्होंने कैथोलिक फेथ को छोड़ दिया था, मतलब शुरू के अंदर जिस कैथोलिक फेथ की वजह से इनकी फैमिली को सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ा, इनको डिग्री नहीं मिली, अब उन्होंने उस फेथ को छोड़ दिया। एंड हैड बिकम अ फेमस प्रीचर इन द एंग्लिकन चर्च। अब एंग्लिकन चर्च कौन सी होती है? इंग्लिश चर्च। तो वहां पे इन्होंने क्या किया? इंग्लिश चर्च के अंदर ये प्रीचर बन गए, मतलब वहां पे इन्होंने प्रीच करना, उपदेश देना शुरू कर दिया। और जब से इन्होंने वहां पे उपदेश देना शुरू किया तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखना कि तब लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हुए जॉन डन। इससे पहले जॉन डन को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे वो प्रीचर बने एंग्लिकन चर्च के अंदर, ओके, तो अब जॉन डन की एक इमेज बन गई, अब लोगों में बहुत फेमस हो गए जॉन डन। अब देखिए जॉन डन बेसिकली क्या थे? एक मेटाफिजिकल पॉइंट थे। आपको मैंने शुरू में कहा था, यहां पे आप देख रहे हैं कि जॉन डन क्या है? जॉन डन एक मेटाफिजिकल पॉइंट है। यहां पे आप देख रहे हैं जॉन डन क्या है? एक मेटाफिजिकल पॉइंट है। ओके, तब अब यहां पे देखते हैं कि मेटाफिजिकल पॉइंट क्या होते हैं। जॉन डन इज चीफली रिमेंबर्ड, अब यहां पे आप देख रहे हैं ऊपर वाले लाइन में, एज अ मेटाफिजिकल पॉइंट। अगर अपने डन को याद किया जाता है तो किस फॉर्म में याद करते हैं? एक मेटाफिजिकल पॉइंट के रूप में याद करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री फ्लरिश्ड इन द 17th सेंचुरी। अब मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी स्टूडेंट्स, वो कब फ्लरिश होती है? वो 17th सेंचुरी में फ्लरिश होती है। अब अपने बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री और मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करें। अगर अपने देखें तो मेटाफिजिकल जो शब्द है ना, जो वर्ड है, ये सबसे पहले यूज किया था ड्रमंड ने। क्या नाम था? ड्रमंड। स्पेलिंग देख लें स्टूडेंट्स अब, DRUMMNED। ड्रमंड नाम का एक स्कॉलर है, तो उन्होंने सबसे पहले यूज किया था मेटाफिजिकल वर्ड। अगर आप ये कहें मेटाफिजिकल टर्म इज कॉइन्ड फर्स्टली बाय ड्रमंड। ड्रमंड ने मेटाफिजिकल टर्म को कॉइन किया था, और सबसे पहले जो मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था स्टूडेंट्स, वो किसने किया था? जॉन ड्राइडन ने किया था। आप ये चीज अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। मेटाफिजिकल टर्म वाज कॉइन्ड बाय ड्रमंड। ड्रमंड ने तो इस टर्म को कॉइन किया, मतलब इस टर्म को इन्वेंट किया। एंड जॉन ड्राइडन हैड यूज्ड मेटाफिजिकल वर्ड फर्स्टली। पहली बार जो मेटाफिजिकल वर्ड यूज किया पोइट्री के अंदर, वो किसने किया? जॉन ड्राइडन ने किया स्टूडेंट्स। ओके, और जॉन डन को मेटाफिजिकल पॉइंट बोला किसने? सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन वाज द फर्स्ट टू कॉल जॉन डन अ मेटाफिजिकल पॉइंट। जॉन डन को पहली बार मेटाफिजिकल पॉइंट किसने बोला? सैमुअल जॉनसन ने बोला। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेटाफिजिकल पॉइंट्स कौन थे? देखिए ये एक ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप था कि जो बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत स्कॉलर थे, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान थे। अब वो लोग क्या करना चाहते थे? वो लोग अपने उस नॉलेज का शो ऑफ करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? शो ऑफ, मतलब अपने नॉलेज से लोगों को इंप्रेस करना चाहते थे। तो ऐसे ही पॉइंट्स को मेटाफिजिकल पॉइंट्स बोला गया है कि जो क्या करते हैं? डेलिबरेटली शो देयर स्कॉलस्टिज्म, कि जो अपने जो उनका नॉलेज है वो जानबूझकर डेलिबरेटली लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहते हैं। जैसा कि सैमुअल जॉनसन भी क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल पॉइंट्स आर मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग, एंड टू शो देयर और परेड देयर लर्निंग देयर वाज देयर वोल एंडेवर। अब इसका मतलब क्या है कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे और अपने उस नॉलेज को शो ऑफ करना ही उनका लक्ष्य था। देयर एम वॉज ओनली टू शो देयर नॉलेज। वो अपने नॉलेज को शो करना चाहते थे सिर्फ, ठीक है। और दूसरा मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? मेटाफिजिकल पोइट्री आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स होते हैं ना, इनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे कॉमन मैन या हमारी जो थिंकिंग है वो एंड अप हो जाती है। मतलब जहाँ पर हम सोचना बंद करते हैं, वहाँ से तो मेटाफिजिकल पॉइंट सोचना शुरू करते हैं। दे राइट बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, वो हमारी कल्पना से बाहर लिखते हैं। दे यूजुअली यू नो राइट्स ऑन अनयूजुअल सब्जेक्ट, ये कुछ अनयूजुअल सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं। जैसे
जॉन डन की एक बहुत ही फेमस पोइम है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ लो। कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट, लेक्चर अपॉन शैडो जैसे इनका आपने 12th में जरूर पढ़ा होगा। तो ऐसी कुछ पोइट्री जो अनयूजुअल सब्जेक्ट पे लिखी जाती है, मतलब जो सब्जेक्ट उसका बड़ा अनयूजुअल अनकॉमन सा होता है उस पे लिखी जाती है, तो वो होती है मेटाफिजिकल पोइट्री। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो पोइट्री होती है मेटाफिजिकल पोइट्री, उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स को इंसर्ट किया जाता है, मतलब सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स जो होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा इसके अंदर विट यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंसीट यूज़ की जाती है, हाइपरबोल यूज़ किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो डिक्शन होता है पोइट्री का बहुत टफ होता है, लैंग्वेज बहुत टफ होती है, और इमेजेस ऐसी यूज़ करते हैं ये कि कॉमन इंसान की सोच से बाहर की होती है। कई बार तो आपको ये लगेगा कि यार मेटाफिजिकल पॉइंट्स क्या कुछ नहीं फेंक रहे हैं। ऐसा हो सकता है कभी क्या कि तुम जाओ और तुम जो तारा टूट रहा है उससे जाके पकड़ लो। अब कहोगे कि पागल है क्या पॉइंट का दिमाग हिल गया क्या, तारे को हम कैसे पकड़ेंगे जाके? नहीं, वो ऐसा इमेजिन करवाता है हम। तो इस प्रकार की जो अनयूजुअल इमेजिनेशन है उसको जो यूज करते हैं वही तो मेटाफिजिकल पॉइंट है, और वही मेटाफिजिकल पोइट्री है जिसके अंदर कंसीट्स यूज की जाती हैं। अब आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या इसकी सैलिएंट फीचर्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक मेटाफिजिकल पोइट्री की। तो यहां पे देखिए अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर नंबर 1 जो आप यहां पे देख रहे हैं, ओरिजिनल एंड स्टार्टलिंग इमेजेस, कि इसके अंदर जो इमेजेस ऐसी यूज की जाएंगी जो वास्तव में अपने को ओरिजिनल लगेंगी, एंड दे और क्या लगेंगी, स्टार्टलिंग। अब स्टार्टलिंग का मतलब क्या है कि अपने को सरप्राइज करने वाली, अमेजिंग। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जानबूझकर ऐसी इमेजेस का यूज करते हैं ताकि रीडर पर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इफेक्ट पड़े। दूसरा क्या, विट। अब विट का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे विट वैसे चतुराई होती है एक प्रकार का, वैसे ये भी एक लिटरेरी टर्म है, एक लिटरेरी डिवाइस है, ओके, जिसके अंदर आप कहें कि ज़्यादातर किसमें यूज़ की जाती है, मेटाफिजिकल पोइट्री में विट यूज़ किया जाता है। क्लोकियल स्पीच। अब देखिए क्लोकियल स्पीच का मतलब क्या होता है कि आम बोलचाल की भाषा इसमें आपको दिखेगी, ओके। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी। दूसरी चीज क्या दिखेगी आपको कि इसके अंदर मोरालिटी दिखेगी आपको, मतलब सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जिसके अंदर मोरालिटी होगी, नैतिकता वाली बातें करेंगे, उसमें अपने को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री एट द एंड ऑफ डे हमें क्या करती है, कोई ना कोई हमें शिक्षा देती है। मेटाफिजिकल पोएट्री हमें क्या करती है, हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। दैट इज वाई कि हमें कह सकते हैं इसमें मोरालिटी होती है। कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन, वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो एक्सप्रेशन होती है, इनका जो डिक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, जटिल होता है थोड़ा। फ्लेक्सिबल रिदम एंड मीटर। अब अगर अपने मीटर की बात करें तो मीटर और रिदम इनकी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये थोड़ा उसमें रिदम को ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड करते हैं, ऐसा नहीं है। रिदम फ्लेक्सिबल होती है, मीटर भी फ्लेक्सिबल होता है इनका। हाइपरबोले, इसके अंदर अतिशयोक्ति ज़्यादा यूज़ की जाती है। एग्जीग्रेशन, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर क्या होता है, हर एक कॉमन थिंग को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। कंसीट। अब ये कंसीट क्या होती है, कंसीट एक प्रकार का कंपैरिजन ही होता है, लेकिन वो होता किसमें है, बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। जब दो बिल्कुल असामान्य चीजों के बीच में तुलना कर दें, जो तुलना बनती ही नहीं है। अब इसमें लिखा ना, अ कंसीट इज अ स्ट्राइकिंग मेटाफर क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। अब देख, कंसीट एक प्रकार का मेटाफर ही होता है। स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सुना होगा, सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच सुना होगा आपने, मेटाफर सुना होगा। तो कंसीट एक प्रकार का मेटाफर ही होता है, लेकिन खास बात क्या होती है कि इसमें चीजें क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे। 17th सेंचुरी के अंदर ज़्यादा ये पोइट्री फ्लरिश हुई है। आपने बिल्कुल सुना मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में कि टर्म को कॉइन किसने किया, ड्रमिड ने किया, और यूज किसने किया, जॉन ड्राइडन ने। और जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट पहली बार किसने बोला, सैमुअल जॉनसन ने बोला। आगे चलते हैं। अब आपको शुरू में मैंने कहा था कि जॉन डन के समय जब रोमन कैथोलिक फैमिलीज के बच्चों को कॉलेज डिग्री नहीं देते थे, तो उन्हें एक कंडीशन पर डिग्री देते थे, और वो कंडीशन क्या थी कि उन्हें ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी लेनी पड़ेगी, मतलब एक सर्वोच्च शब्द लेनी पड़ेगी, जो कि डन ने लेने से इनकार किया था। अब ये शब्द क्या थी, पढ़ते हैं। द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी वॉज ओरिजिनली इम्पोज्ड बाय किंग हेनरी VIII। अब सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर जो किंग हेनरी VIII था, उसने इस सुप्रीमेसी जो थी ऑथ शुरू किया था। इंग्लैंड थ्रू द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534, उन्होंने
एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 नाम से एक एक्ट को पास करवाया था और इसको लागू कर दिया था, बट रिपील्ड बाय हिज एल्डर डॉटर क्वीन मैरी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन बाद में क्या किया, इसको हटा दिया गया क्वीन मैरी के द्वारा, एंड reinstated under Henry's other daughter of Mary's half sister Queen Elizabeth I of England under the Act of Supremacy 1559। लेकिन बाद में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसको दोबारा फिर से शुरू कर दिया एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को, यानी कि किंग हेनरी 8 इसको लेके आए, क्वीन मैरी फर्स्ट ने इसको हटा दिया और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इसको दोबारा फिर से लेके आ गई। इसके अंदर ये था ना कि मतलब जो भी रोमन कैथोलिक फैमिलीज वाले हैं वो हमेशा इंग्लिश चर्च के अंडर में रहेंगे, ऐसी ओथ उनको दिलाई जाती थी। डन ने वो लेने से इनकार कर दिया था, तभी उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, तो डिग्री उनको नहीं दी गई थी। अब अपने देखिए डन के कुछ और लाइफ एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। जॉन डन 1602 के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जॉन डन 1602 के अंदर क्या बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, यानी कि एमपी बन गए। और 1603 के अंदर क्या हुआ था, डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। इंग्लैंड के अंदर जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जिन्होंने क्या किया था, ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी को दोबारा 1559 के अंदर वो लागू कर दिया था। 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। वर्क्स कंपोज्ड 1610 एंड 1611। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ अपने वर्क्स को कंपोज किया 1610 में, 1611 में पोइट्री लिखना शुरू किया, थोड़ा काम चल गया इनका, इनकम आने लगी इनको। फिर ये प्रीस्ट बन गए, कब, जनवरी 23 1615, तब ये एक प्रीस्ट बन गए। आपको मैंने कहा था ना कि जॉन डन फेमस कब हुए थे, जब ये एंग्लिकन चर्च में उपदेश देने लगे थे, प्रीचर बन गए। तो उससे पहले जॉन डन को कोई नहीं जानता था। प्रीचर बनने के बाद में फेमस हुए, तो इनको बाद में जब शादी हुई थी, इन्होंने वो भाग के शादी की थी, बहुत ही गरीबी में जीवन जिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पे 1615 में इनको प्रीस्ट बनाया गया और बाद में 1621 में क्या बने, डीन बन गए। ऑफ सेंट पॉल जो चर्च थी ना, उसका इनको डीन बनाया गया 1621 के अंदर। और डेथ इनकी कब हो जाती है, 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई। और बाद में ऑल सेंट पॉल्स कैथेड्रल के अंदर इनको दफनाया गया और वहाँ पे इनको बुराइल किया गया, वहाँ की सिमेट्री के अंदर। ओके, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी फेमस कॉम्पोजिशन थी। कन्वर्जन इन एंग्लिकन चर्च, अच्छा बाद में इन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक से ये किस में आ गए, एंग्लिकन चर्च में आ गए। यानी कि आपको मैंने बताया था ना कि बाद में उन्होंने फेथ को छोड़ दिया था, जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद में वो प्रीचर बन जाते हैं और रोमन कैथोलिक को उन्होंने छोड़ दिया और एंग्लिकन चर्च के अंदर ये आ जाते हैं, कन्वर्ट हो गए उसमें। ये मेटाफिजिकल स्टाइल ऑफ पोएट्री था। ओके, अब यहाँ पे आपको मैंने कंसीट बता दिया था कि कंसीट क्या होता है, एक प्रकार का मेटाफरी होता है। दो प्रकार की होती है, पेट्रार्कन कंसीट और मेटाफिजिकल कंसीट। तो जॉन डन किसका यूज करते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करते हैं। अब देखिए बेन जॉनसन, अब देखिए क्या था, जॉन डन पोइट्री के मीटर से खेलते थे, मतलब मीटर को बड़ा फ्लेक्सिबल अपने ही तरीके से मीटर को यूज करते थे। स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि पोइट्री किस में लिखी जाती है, मीटर्स में लिखी जाती है। आपने नाम सुना होगा, आयम्बिक पेंटामीटर सुना होगा आपने, हेक्सामीटर, डायमीटर, ट्रॉचिक मीटर, टेट्रामीटर। ये कभी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मीटर पे, जिसमें क्या होता है कि अपने लाइंस की लेंथ भी फिक्स होती है कि इतने लेंथ की लाइन हो गई है, कौन से सिलेबल इसमें स्ट्रेस होंगे, कौन से अनस्ट्रेस होंगे। तो मीटर अभी आपका, मेरे को पता है कि अंडर सस्पेंस रहेगा, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मीटर पे मैं नेक्स्ट को भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, तो फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि जॉन डन मीटर से खेलते हैं। तो मीटर से खेलते थे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि फिक्स मीटर यूज करते थे, ये अपने ही तरीके से मीटर पैटर्न को फॉलो करते थे। और जो बात बेन जॉनसन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इसलिए बेन जॉनसन ने इनके बारे में एक बात की थी, आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, एक बात कही थी इन्होंने इसके बारे में। क्या कहा था, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग। कहते हैं कि जॉन डन किसी भी एक्सेंट को फॉलो नहीं करता, किसी भी एक फिक्स मीटर को फॉलो नहीं करता, तो इसके लिए उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। मतलब बेन जॉनसन बहुत खफा थे इनसे, बड़ा नाराज था बंदा। कहता है ये कैसा पॉइंट है जो किसी मीटर को फॉलो ही नहीं करता, जो किसी एक ढंग से लिखता ही नहीं है। कहता फांसी पे चला देना चाहिए ऐसे बंदे को। तो मतलब बेन जॉनसन ने अपने अंदर की वो आपके ना गुस्से को निकाला है। ओके, तो अब यहां पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं जॉन डन की दो फेमस कोट्स, मतलब ऐसी जो लाइनें जो बहुत फेमस हैं, जो जॉन डन ने कही हैं। यहां पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन जो है, नो मैन इज एन आइलैंड। कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं है, अपने आप में पूरा नहीं है। मतलब ये फेमस कोट्स हैं,
फेमस लाइंस हैं जो जॉन डन की लाइंस कोट की जाती है ना, अक्सर आप देखते हैं ना कि आपके रजिस्टर वगैरह के बैक में लिखा होता है ना, कुछ कोट्स लिखी होती हैं, ये उसने कहा, ये अरस्तु ने बोला, ये विवेकानंद जी ने कहा। तो इस तरीके से फेमस कोट है इनकी। और एक थी फेमस कोट, फॉर वूम द बेल टॉल्स, जो कि इन्होंने खुद की कॉम्पोजिशन मेडिटेशन, ओके, जो इनका था ना 17 वहां से ली थी इन्होंने। और एक इंटरेस्टिंग चीज होता है स्टूडेंट्स कि फॉर वूम द बेल टॉल्स, इसी टाइटल को रखते हुए एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट है हमारे इंग्लिश के अंदर, अर्नेस्ट हमिंगवे। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो इनका बहुत ही एक फेमस नोवेल आप पढ़ेंगे, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो द ओल्ड मैन एंड द सी के जो नोवेलिस्ट हैं अर्नेस्ट हमिंगवे, उन्होंने एज इट इसी कोट को अपने नोवेल का टाइटल बनाया। यानी कि अगर मैं पूछूं कि फॉर वूम द बेल टॉल्स एक फेमस कोट है जॉन डन के द्वारा, किसने इसको अपने नोवेल का टाइटल बनाया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या आंसर है? अर्नेस्ट हमिंगवे ने इनको टाइटल बनाया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के पोएट जॉन डन, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ जाना, इनके बारे में, इनकी फेमस आप कॉम्पोजिशंस के बारे में जाना। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली स्टूडेंट्स, उसमें मैं इनकी कुछ और फेमस कॉम्पोजिशन को आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, तो यहाँ आपने बिल्कुल इनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है, आपको पता लग गया है कि एक मेटाफिजिकल पोइट थे। बेसिकली इनका जो लिटरेरी एरा था वो कौन सा था? एलिजाबेथन एरा था। ठीक है, थोड़ी सी आपको ना इनसे ऐसे सिंपैथी फील हो रही होगी आपको कि यार जॉन डन के साथ बड़ा बुरा हुआ, गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये अपने बॉस की जो नीस उसको लेके भाग गया और शादी कर ली, ऐसे होना चाहिए था इसके साथ में। लेकिन बंदा बहुत ज़बरदस्त बंदा था, लिखता बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग था। नहीं तो यार जिसके लाइफ में इतनी गरीबी और इतनी कुछ हर्डल्स आ जाए, बंदा वैसे टूट जाता है। लेकिन इस बंदे ने इतनी हिम्मत नहीं हारी इस बंदे ने, और बिल्कुल पोइट्री कैरियर बाद में अच्छा चला, अच्छी इनकम बाद में इनको होने लगी और बहुत फेमस हुए हैं। आजकल जॉन डन का नाम हमारे लिटरेचर में काफ़ी फेमस है मेटाफिजिकल पोइट के रूप में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन डन। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारी पोइम सनराइजिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही स्ट्राइकिंग, बहुत ही अमेजिंग पोइम है। मैं सस्पेंस रखता हूँ स्टूडेंट्स, आपको बहुत मजा आने वाला है इस पोइम के अंदर। इस पोइम को बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो वेट करिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और स्टूडेंट्स, वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं हमें कि कैसा लग रहा है आपको। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट्स में स्टूडेंट्स बताएं आप। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।